नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां पर सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को दौड़ती मौत ने कार की शक्ल में कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कार का ड्राइवर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। कार का ड्राइवर गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए ये तस्वीरें, जहां पर पीड़ित परिजन सड़कों पर हैं। आक्रोश लोगों का सड़कों पर नजर आ रहा है और ये वही कार है जिसने मौत बनकर सड़क पर दौड़ लगाई और 7 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोग हंगामा कर रहे हैं। तोड़फोड़ की गई है इस गाड़ी में। तस्वीर आपके सामने रामकृष्ण नगर थाना के राम लखन पथ की ये घटना है, जहां पर सुबह सवेरे लोग सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि उनके सामने से मौत बनकर आती ये कार इनके लिए आज की सुबह को आखिरी सुबह साबित कर देगी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस कार की जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है आक्रोशित लोगों की तरफ से। इस कार की चपेट में ही आकर 7 लोगों की मौत, 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी, 7 लोग इसकी चपेट में आए थे। दूसरी तस्वीर जिसमें लोगों का आक्रोश साफ नजर आता हुआ। पीड़ित परिजन सड़कों पर इस वक्त शव के साथ बैठे हुए हैं। ड्राइवर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक आदमी पहले मृत्यु हुई थी, एक अभी लोग बता रहे हैं कि एक अभी वहाँ पीएमसीएच में मृत्यु हो गए। 5 आदमी यहाँ जख्मी हैं। कार वाला तेजी वाला लापरवाही से चला के आ रहा था, यहाँ पे लोग खड़े थे, मार दिया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, इस तरीके से रफ्तार में गाड़ी चलाना और 2 लोगों की मौत और 5 लोग जख्मी, क्या ये माना जाए जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था उसने शराब पी रखी थी? देखिए, अब तो ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही और तेज गति से परिचालन दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है। और इसके बाद 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। ये जो सभी लोग हैं स्थानीय लोग हैं, सोरंगपुर और रामकृष्ण नगर के रहने वाले लोग हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है और इन दोनों की पहचान भी कर ली गई है। और जो 5 अन्य लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा सुबह सुबह राजधानी पटना में NH30 पे, और कई बार दुर्घटनाओं का गवाह बना है NH30। एक बार फिर से संजय, ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? क्योंकि जिस शख्स को पकड़ा गया है वो ड्राइवर है। देखिए, इसमें 4 लोग सवार थे। विवाह जो थानाध्यक्ष है उनसे मेरी बात, उनका कहना कि 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के बाद पकड़ लिया था। इन्हें बंधक बना लिया गया था, इनके साथ मारपीट भी की गई थी। और जब पुलिस ने इनसे, जब लोग बंधक बनाए, उसको छुड़ाया पुलिस ने और इनको थाने ले जाने लगी पुलिस, तो लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। पुलिस गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी जो हैं वो मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। और जब पुलिस की गिरफ्त से इन्हें ले जाया जा रहा था, उस दौरान लोगों ने हमला कर दिया। तस्वीरों में देख पा रही होंगी कैसे उनके ऊपर हमला किया गया है। उसके बाद इन्हें किसी तरीके से सुरक्षित बचाकर थाने ले जाया गया। 2 अन्य लोग जो हैं वो फायदा उठाकर वहां से निकल गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हुआ है कि तेज गति से और परिचालन लापरवाही से करने के कारण लोगों की मौत जो है, जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और एक बार फिर से ये बड़ी घटना हुई है। फिलहाल जो 5 लोग हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। और देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में, चूंकि ट्रैफिक थाने का ये मामला हो गया है और रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटी है, ट्रैफिक थाने को सुपुर्द किया गया है ये सारा मामला। वहाँ केस दर्ज किया जा रहा है और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस की तरफ से इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार माने गए हैं, उनको ट्रैफिक थाने के हवाले कर दिया गया। विभा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से रफ्तार का कहर जो है 2 लोगों के असमय मौत का कारण बन जाती है। 5 लोग इस वक्त जख्मी हालत में इलाजरत हैं और आक्रोशित लोगों की तरफ से देखिए किस तरीके से जमकर तोड़फोड़ की गई। जिन 2 लोगों को इस दौरान, जब गाड़ी में 4 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है जब यह हादसा हुआ, अब इन लोगों को पकड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और अब बात विशेष राज्य की मांग पर विजेंद्र यादव के बयान से मचे सियासी घमासान की। मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग करबे की। पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। आज विशेष दर्जा क्यों हम अपने आप को आश्रित साबित करने में लगे हुए हैं?
विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। तो बिहार सरकार अब राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करेगी। नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई है। तकरीबन 7 से 8 साल लंबा वक्त होता है जब ने हम ये मांग बार बार रखी। इसके लिए राज्य की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, रिपोर्ट तक पेश की गई, लेकिन सभी बातें बेनतीजा ही रही हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि किसी चीज की मांग करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है, और अब विशेष दर्जे की जगह हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग की जाएगी। राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था। तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग करवी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं आप। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। तो मांग की भी एक सीमा होती है। विजेंद्र यादव ने जो ही ये बयान दिया, उसके बाद अब इस बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर कहा कि जेडीयू की अपने स्टैंड पर पलटने की, अपने स्टैंड से हटने की पुरानी आदत है। वहीं आरजेडी ने जेडीयू को बीजेपी का पिछलग्गू करार दिया। विजेंद्र जी ने क्या ये बयान नीतीश कुमार जी के सहमति के बिना दिया है? संभव ही नहीं है। बिना नीतीश कुमार जी के सहमत हुए उनके सबसे प्रिय विषय पर कोई कैसे पलटी मार सकता है? पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं वो। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी। यही तो उनकी राजनीति रही है। ये जो नई बात आ रही है कि ये लोग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है। अरे जेडीयू वालों की हिम्मत है, हैसियत है, बीजेपी के सामने कुर्सी पे बैठ के अपनी मांग रखें। आज तक इनकी कौन सी मांग पूरी हुई है? न जातीय जनगणना पे इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला बीजेपी ऑफिस में, जातीय जनगणना रिफ्यूज कर दिया गया, स्पेशल राज्य रिफ्यूज कर दिया गया, तब स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस करने दीजिए। तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विशेष राज्य की मांग पर हो रही सियासत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस में जो डिमांड, उससे ज्यादा मदद मिली है। जो डिमांड अब तक की गई उससे कहीं ज्यादा मदद दी गई। हमें नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरा मानना है कि विशेष दर्जे की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम दूसरे के सामने केवल फरियाद करने वाले न बने, बल्कि हर दूसरे की मदद करने वाले बनने की ओर हम आगे अग्रसर हों। बिहार सरकार थक गई स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते। देखिए, स्पेशल स्टेटस अब क्या विषय रहा है, क्या इसको, इसकी प्रासंगिकता को देखना चाहिए। जो चीज़ आप स्पेशल स्टेटस में मांगते थे, आज उससे कहीं अधिक केंद्र सरकार राज्यों को मदद कर रही है, खास करके बिहार को। आपको याद होगा 54,000 करोड़ की रोड की स्कीम के लिए प्रधानमंत्री जी के पैकेज में था उस समय। आज कितना का स्कीम चल रहा है? 1,17,000 करोड़ का भारतमाला फेज 1 में। अब इसके बाद फेज 2 आ रहा है। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट लीजिए, आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का पूरा विषय केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया और राज्य सरकार को मुक्त किया। इसी प्रकार से आज किसानों को आप देखिए तो किसान समृद्ध सम्मान योजना के तहत हर किसान के खाते में 6,000 रुपया उनको नुकसान न हो इसके लिए। तो ऐसी कई अनगिनत स्कीम है। आयुष्मान भारत कहाँ से आया? आज हर राज्य को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। जहाँ भी गरीब परिवार रहता है उसके जितने उसके आकार हैं, उसके आकार का अधिक आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। तो विशेष सहायता तो आज केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, हम लोग सबको तो नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनका करिश्माई नेतृत्व रहा, जिसने राज्यों के और देश के विकास में लगातार हर चीज में रुचि ली। और बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं थक चुका हूं, सरकार थक चुकी है? जरूरत नहीं है, मेरा तो मानना है। आज विशेष दर्जा को क्यों हम अपने आप को आश्रित साबित करने में लगे हुए हैं?
आज तो बिहार अगर निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में प्रगति कर रहा है। आज उद्योग के क्षेत्र में ही इथेनॉल की पॉलिसी हम लोगों ने बनाया और केंद्र सरकार ने उस पर अति किया। आज इथेनॉल के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। हम आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना कर रहे हैं। हम इस विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं है। हम आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, बिहार का युवा आत्मनिर्भर कैसे बने, देश आत्मनिर्भर कैसे बने। हम दूसरे के सामने केवल फरियाद देने वाला नहीं, हम दूसरे को मदद करने वाले बने। ऐसी कल्पना से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल, नितिन नवीन बतौर कैबिनेट में हैं नीतीश कुमार के, विजेंद्र यादव या सरकार को क्या आपकी राय क्या होगी? मैं कोई राय देने, आपने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि आप मांगिए मत। मैं यही कह रहा हूँ कि आज हम उस परिस्थिति में नहीं हैं। उस दर्जे का जो आकार होता उससे ज़्यादा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को दे रही है। और मुझे तो लगता है कि हमको आभार पत्र भेजना चाहिए राज्यों से कि आज प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व रहा, जिसने पूरे देश को और खास करके बिहार के राज्य को विशेष लाभ दिया है, सहायता दिया है योजनाओं में। चलिए, तो ये मंत्री हैं नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को अब मांगने की मतलब याचना करने के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अब आभार व्यक्त करना चाहिए केंद्र सरकार को। विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज का मामला हो, इन मामलों को लेकर के केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए, ना कि उनके सामने हाथ पसारना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दिल्ली में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी साफ साफ संकेत दिए हैं कि बिहार अब विशेष राज्य नहीं बल्कि विशेष पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो अब तो जो पैकेज की बात है, फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, तो आर्थिक पैकेज की बात हो रही। आपको पता है ना कि बता दिए ना ललन बाबू कि भाई अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसके बाद किसी को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं है। विशेष सहायता के ऊपर आप लोग देखिए, अभी तो बताया ना आपको कि भाई विशेष सहायता भी समझिए कि जिन जिन मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, तो स्वाभाविक हम आने के लिए तो चाहिए ना। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और सहरसा में पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी के परिजन जमकर बल का प्रयोग कर रहे हैं। सौर बाजार के रौता खेम पंचायत के मुखिया के पति देवानंद यादव का इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें वो अपने साथ हथियार लिए नजर आ रहे होंगे आपको। बॉडीगार्ड और हथियार के साथ पंचायत के कई घरों का दौरा कर वो अपनी मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसकी जांच कराई और उसके बाद देवानंद यादव पर कार्रवाई की बात कही गई है। एसपी लिपि सिंह ने CCA 3 लगाने के साथ साथ थाना बदर या फिर जिला बदर करने की भी बात कही। एक फोटो कुछ फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। उसके बाद जो है देवानंद यादव के खिलाफ CCA 3 का थाना बदर या जिला बदर करने का प्रस्ताव DM साहब को समर्पित कर दिया गया है। और जो उसका लाइसेंसी हथियार है उसको भी, क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत कल यानी कि 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही मतदाताओं से निर्भीक होकर, निडर होकर मतदान करने की अपील की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के जो 11 चरणों में चुनाव हैं, उसके दूसरे चरण के चुनाव कल होने हैं। 29 सितंबर को जो है बिहार के 34 जिलों में जो है वो चुनाव होने हैं और मतदान को लेकर के तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। जो मतदान कर्मी जो हैं वो अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जाने शुरू हो चुके हैं। और बताते चले कि बिहार में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है या दूसरी तैयारी वो पूरी कर ली गई है। और जिन जिलों और प्रखंडों में चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में मैं बताता हूं कि पटना के पालीगंज, बक्सर का राजापुर, रोहतास का रोहतास व नोहटा प्रखंड, नालंदा जिला के थरथरी व गिरियक प्रखंड, कैमूर जिला के दुर्गावती, भोजपुर का पीरो, गया के टिकारी व
गुरारू प्रखंड, नवादा के कौवाकोल, औरंगाबाद के नवीनगर, जहानाबाद का घोसी, अरवल, सारण में जो मांझी प्रखंड है, सिवान का सिवान सदर, गोपालगंज का विजयीपुर, वैशाली का हाजीपुर, मुजफ्फरपुर का बडवन व सराया, पूर्वी चंपारण का बधवन, फेनहार समेत जो है वो तकरीबन 48 प्रखंड है जहां पे कल मतदान होने हैं और इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसा कि निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने भी बताया था, दीपक कुमार ने, कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो और जिस तरह से पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, छिटपुट घटनाएं कुछ जगहों पे हुई है, हालांकि कोशिश रहेगी कि दूसरे चरण में ऐसी कोई घटना, कोई गड़बड़ी न हो और इसको लेकर के तैयारी मुकम्मल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर गोपालगंज से, जहां पर 8 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है, जहां 7 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। 8 मरीजों में 5 सदर अनुमंडल क्षेत्र से हैं, वहीं 3 हथुआ अनुमंडल के उचका गांव प्रखंड से बताए जा रहे हैं। 6 कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में इस वक्त रखा गया है। वहीं मरीज सदर अस्पताल में 2 जो हैं वो भर्ती कराए गए हैं और बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिला पुलिस ने अलग अलग मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी ट्रूनेट जांच में कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद थावे RT-PCR सेंटर में सभी कैदियों की जांच की गई। जांच के बाद देर रात तक सभी कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर इन्हें सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह खबर सावधान करने वाली है, सचेत करने वाली है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सावधानी बरतिए। गोपालगंज में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ पर सदर अनुमंडल में 5 जबकि हथुआ अनुमंडल में 3, कुल 8 मरीजों में कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। और जिसमें से कि जो 2 मरीज हैं वो गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक छात्रा है जो कि सदर प्रखंड के भितरवा गाँव की रहने वाली है और उसमें भी कोविड की रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा हथुआ अनुमंडल के उचका गाँव प्रखंड के भी 3 मरीज हैं जिनके अंदर जो कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से गोपालगंज में 8 लोगों में कोरोना की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग ने हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड केयर सेंटर बनाया है, जहां 7 मरीजों को जो है यहाँ पर जो 7 डॉक्टर हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। अभी हम गोपालगंज सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास हैं और यहाँ पर 12 वैसे कैदियों को होम आइसोलेट में रखा गया है जिन्हें विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया था और इन कैदियों की जो ट्रूनेट रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। हालांकि RT-PCR रिपोर्ट जो है देर रात आया। गोपालगंज जो थावे में RT-PCR रिपोर्ट है उसमें जो 12 जो मरीज हैं जो कैदी हैं उनकी जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है। हालांकि जेल प्रबंधन ने इन कैदियों को फिलहाल होम ट्रॉमा सेंटर में रखने को निर्देश दिया है, ताकि उनका कहना है कि जब पटना से जब RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, तब उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो इस तरह से गोपालगंज में 8 लोगों में कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। और जो लोग बाहर से आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, उन्हें भी अब कोरोना की जो RT-PCR रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। तो गोपालगंज में कोरोना को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट पर है और 8 मरीजों को मिलने के बाद जो है लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर दरभंगा से, जो खबर बेचैन करने वाली है, खाकी पर से भरोसा उठाने वाली है, क्योंकि यहाँ खाकी की शर्मनाक करतूत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मामला संज्ञान में आने के बाद कल रात से ही जांच बैठा दी गई है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, मामला घनश्यामपुर थाने का, जिसके सब इंस्पेक्टर राम प्रवेश राम का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के लिए 10,000 रुपए मंथली देने की बात की जा रही है। पहले जरा इस ऑडियो को सुनिए। हालांकि इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब इस पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। सर, हम आपको जो है 2 दिन में पैसा व्यवस्था करते हैं आपको हम, और इसमें पैसा 10,000 रुपया कुछ कम नहीं होगा सर उसमें? ना, उसमें कम नहीं। 4 तैयारी में कितना दिन लगेगा, मतलब कभी तक हो जाएगा? 52 में आपको कहे ना कि चारों जहिया बेल करा के हमको दे देगा, उससे कल होके हम चार्जशीट कर देंगे। उसमें सोनू मंडल और को नहीं पकड़ेंगे ना? सोनू मंडल और राधे मंडल हम कह दिए ना, जब दे देगा हमको तो हम केस में नाम निकालेंगे, नाम निकाल के आदेश निकलवा लेंगे। वो लोग घर पे नहीं रहता, इसके लिए घर पे रह सकता है, ऐसा घूमता है मगर घर पे नहीं सोता है। जो बात आपको बोल देते हैं घर पे नहीं रहता है। नानी गाँव में आ जाते सोने के लिए, शाम को नानी गाँव में आते सोने के लिए।
हम तो कई दिन देखा है। हाँ, तो शाम पूरा दिन घूमता फिरता है गांव में, पूरा दिन रहता है, जो बात है शाम में रहता है और शाम को चला जाता है, घर पे नहीं रहता। खाना कहना अब रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा हमको दे देना तो पैसा दे देता भी नहीं सर। हम आपको तो दरअसल ये पूरा मामला जो है वो शराब तस्करी और मारपीट से जुड़ा हुआ है। नवटोल गांव में शराब तस्करी और मारपीट के आरोप में सोनू और राधे मंडल का मामला जो है वो दर्ज होता है और इसी को लेकर सोनू और राधे मंडल का एक आदमी राम प्रवेश राम से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है। दोनों की गिरफ्तारी ना हो इसे लेकर राम प्रवेश राम 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं और रुपए मिलने पर न सिर्फ चार्जशीट से नाम हटाने की बात की जा रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वे आराम से घर पर रह सकते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। मामला संज्ञान में आने के बाद एसटीपीओ मनीष चंद चौधरी देर रात घनश्यामपुर थाने पहुंचे और जांच शुरू कर दी। और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, जिनमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। देश में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसका ऐलान किया गया। और न्यूज 18 बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, इस तरीके से जब ऐलान सामने है तो माना जाए कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव अब ऐसे में बहुत इस तारीख के साथ सामने होंगे और साथ ही साथ पंचायत चुनाव के साथ ये चुनाव भी संपन्न होंगे। बिल्कुल, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लोकल बॉडीज के लगातार चुनाव चल रहे हैं और पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच जो 2 सीट खाली हुए हैं, शशि भूषण हजारी जो जेडीयू के एमएलए थे, उनके निधन के बाद कुशेश्वर स्थान की सीट खाली हुई है और मेवालाल चौधरी जो तारापुर से जेडीयू के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो बिहार में 2 सीटें खाली हुई है, उस पर उपचुनाव होंगे। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर को हो जाएगी। लास्ट डेट जो नॉमिनेशन है वो 8 अक्टूबर को होगी और उसी तरीके से जो तारीखों का जिक्र किया हमने कि 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी इसके लिए और 2 नवंबर को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये काफी क्रूशियल है, राजनीतिक मायने हैं इसके, क्योंकि जेडीयू के पास 43 सीटें थी। जब 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जेडीयू के खाते में 43 सीटें थी। लोजपा के एक विधायक ने जेडीयू का दामन थामा था और बीएसपी के विधायक ने दामन थामा था, तो जेडीयू की संख्या जो थी वो 45 हो गई थी। लेकिन 2 विधायकों के निधन के बाद जेडीयू की संख्या 43 हो गई है। तो अब 1-1, 2-2 विधायकों की संख्या काउंट हो रही है, क्योंकि काफी मेजोरिटी जो है एनडीए के पक्ष में जो विधायक है वो 125 है। तो ऐसे में जेडीयू को दोनों हालत में, किसी भी हालत में दोनों सीटें जीतनी होगी। बिल्कुल, जेडीयू के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।